नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राज्यपाल कर रही थी संबोधित, सपा विधायक वेल में पहुंचे, किया प्रदर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में उतरा एक और सुपरस्टार। समंदर का सिकंदर, दुनिया के लिए संकटमोचक बनी भारतीय नौसेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विधान भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई ने अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास नारेबाजी की। सपा विधायकों ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, जाति आधारित गणना कराए जाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, भारतीय जनता पार्टी सदन का कार्यकाल इतना कम करती है कि हम जनता की आवाज वही नहीं उठा पाते, इसलिए विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जो बजट सत्र आज शुरू होने जा रहा है उसमें भी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए, संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए हम जनता की मांग को सदन में उठाएंगे। सपा नेता मनोज पांडे ने कहा, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि सरकार जनहित के विषय पर सदन में चर्चा कराए। इसके बाद सपा विधायकों ने सदन में भी प्रदर्शन किया। इस आशय की जानकारी सपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई। एक्स पर सपा ने लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेल में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पीडीए के अधिकारों के हनन, महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में आरक्षण की धांधली, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उधर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी नहीं है, बल्कि अपराध करने में आसानी है। भाजपा की सरकार में ये वो प्रदेश बन गया है जिसमें न्याय के लिए लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं वो कानून व्यवस्था में जीरो है, पीडीए के अधिकार को छीनने में नंबर 1 है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साउथ के एक और फिल्मी हस्ती ने राजनीति में एंट्री ली है। अभिनेता विजय ने तविजंगा वेत्री कशगम नाम से एक नई पार्टी बनाई है। हालांकि तमिल एक्टर ने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी दल का समर्थन नहीं करेगी। वह पार्टी के अध्यक्ष है और पार्टी सीधे 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल साउथ की फिल्मी सितारों का राजनीति में आने का चलन काफी पुराना है। थलापति विजय से काफी पहले एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटी रामाराव, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, दिव्यास्पदन जैसी हस्तियां राजनीति में उतर चुकी है। एक आधिकारिक बयान में एक्टर ने कहा कि पार्टी का पंजीकरण चुनाव आयोग में करा दिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पार्टी की कार्यकारी समिति ने 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और न ही किसी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। एक्टर से नेता बने विजय ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना है। हम जनता को राजनीतिक परिवर्तन देना चाहते हैं। विजय ने कहा कि राजनीति मेरे लिए एक और करियर नहीं है, जन सेवा पवित्र काम और मैं काफी समय से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। राजनीति मेरे लिए शौक नहीं है, यह मेरी दिली तमन्ना है। अभिनेता ने आगे कहा, आप मौजूदा राजनीतिक माहौल देख रहे हैं। एक तरफ प्रशासनिक गड़बड़ी तो दूसरी तरफ भ्रष्ट राजनीतिक कल्चर बन गया है। विभाजनकारी सियासी कल्चर हमारे लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करती है। इसे बदलना होगा।
हूतियों का हमला हो या समुद्री लुटेरों का आतंक, दुनिया आजकल भारतीय नौसेना का पराक्रम देख रही है। पिछले साल जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तभी से समुद्री सुरक्षा खतरे में है। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। ग्लोबल ट्रेड का 12% इसी रूट से होकर गुजरता है और पूरी दुनिया के लिए संकट उपजा है। ऐसी स्थिति में भारत ने संकट मोचक के रूप में आगे आकर सब कुछ संभाला है। हूतियों को हैंडल करने के लिए नवंबर में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और टोही विमान भेजा गया। कई जहाजों को बचाया गया। हिंद महासागर में भी जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने में भारतीय नौसेना लगातार लगी रही। तमाम रेस्क्यू मिशनों का तस्वीरें और वीडियो के जरिए प्रचार भी किया गया। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा कर भारत खुद को ग्लोबल पावर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत की बढ़ती अहमियत को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश मन महसूस कर देख रहे हैं। यह उनके लिए संदेश है कि भारत की नौसेना न सिर्फ सक्षम है बल्कि जिम्मेदार भी है। ईरान की शहवाले हूतियों ने लाल सागर में दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया है। जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूती ठिकानों पर बम बरसाए। भारत ने इस जवाबी कार्रवाई से खुद को दूर रखा, लेकिन मदद की गुहार को नजरअंदाज नहीं किया। भारतीय नौसेना ने कम से कम 4 जहाजों की मदद की है। इनमें से 3 पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था और एक के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही के दिनों में नौसेना ने IOR में तमाम एंटी पायरेसी मिशन अंजाम दिए हैं। 26 जनवरी को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INC विशाखापट्टनम ने अदन की खाड़ी में एक डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड किया। किसी मिसाइल के चपेट में आने के बाद आग से लड़ने में मार्शल आइलैंड्स के फ्लैग वाले टैंकर के क्रू की मदद ली गई। लगभग 10 दिन पहले INS विशाखापट्टनम ने इसी एरिया में एक ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी स्वामित्व वाले जेनको पिकार्डी मर्चेंट शिप की डिस्ट्रेस कॉल का भी जवाब दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी अब भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन रही है, तो उसकी वजह चीन है। चीन के साथ न सिर्फ पूर्वी और उत्तरी सीमा को लेकर विवाद है, बल्कि हिंद महासागर में भी ड्रैगन की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। जहाजों की बात करें तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, भारत से कोई 3 गुना बड़ी। बांग्लादेश, श्रीलंका और हाल ही में मालदीव को बरगला कर चीन लगातार हिंद महासागर में पैठ मजबूत कर रहा है। उनकी नज़र हिंद महासागर में ज़्यादा से ज़्यादा नेवल बेस बनाने पर है। जाहिर है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को भी वही करना होगा। चीन की चुनौती को देखते हुए भारत और एडवांस जहाज, पनडुब्बियों और विमानों की खरीदी में लगा है। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कई गुना बढ़ा है। भारतीय नौसेना का बजट भी बढ़ाया गया है। कई देशों के साथ युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय नौसेना ने रणनीतिक संबंध बेहतर किए हैं। हिंद प्रशांत में चीन की काट के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर भारत ने QUAD को खड़ा किया है। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभुत्व जरूरी चिंताजनक है। भारत का करीब 60% कार्गो इस इलाके की शिपिंग लेन से गुजरता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का स्थान लिया, जिन्हें बुधवार शाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने गिरफ्तार कर लिया था। एक रिपोर्ट्स की माने तो शपथ ग्रहण समारोह दोपहर करीब 12:15 रांची के राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ। ऐसे में आपको बताते हैं कि अब तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री सहित मैक्सिमम 12 मंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है। अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके लोगों की लिस्ट हम आपको बताते हैं। पहले चंपई सोरेन, दूसरे हेमंत सोरेन। रघुबर दास 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे भाजपा से जुड़े हुए थे। वहीं हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और वे तब झारखंड मुक्ति
मोर्चा नामक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। अर्जुन मुंडा की हम बात करते हैं। अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर वो थे। उन्होंने पदभार संभाला और वे भारतीय जनता पार्टी से थे। शिबू सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित थे। शिबू सोरेन ने 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही थे। मधु कोड़ा ने 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला और वे स्वतंत्र थे, किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे। अर्जुन मुंडा ने 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2006 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे वे और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। केंद्र सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं की सेहत को लेकर काफी ध्यान देने की बात कही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि देश भर में इसके लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर एक महामारी की तरह बढ़ रहा है। मशहूर मॉडल पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत इसी बीमारी के खतरे को बताने के लिए काफी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश भर में 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्य मकसद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के जरिए की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर के कारण हर साल हजारों महिलाओं की जान जा रही है। उल्लेखनीय है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अगर सही उम्र में इस वैक्सीन को लगवा लिया जाए तो इस गंभीर बीमारी को 98% तक कम किया जा सकता है। ये बीमारी कितनी खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। उसके कोई लक्षण भी जल्दी नहीं दिखते हैं। बाद में केवल जांच पर ही इस बीमारी का पता चलता है। दुनिया के कई देशों में इस बीमारी से बचने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाती है। मशहूर मॉडल की मौत की बात करें तो मशहूर मॉडल पूनम पांडे की मौत भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। वो महज 32 साल की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी किसी भी उम्र की महिलाओं को जकड़ लेती है। अगर इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। ये महिलाओं में होने वाली दूसरे सबसे कॉमन कैंसर है। पहला ब्रेस्ट कैंसर है। पूनम की मौत इस खतरनाक बीमारी के प्रति अब लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। इस बीमारी के खतरनाक रूप को देखते हुए ही सरकार ने बच्चियों को इसकी वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। महिलाओं के लिए दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर है। महिलाओं में हर तरह से इस कैंसर के करीब 18% मामले सामने आते हैं। हर साल करीब 1,20,000 नए मामले सर्वाइकल कैंसर के आते हैं, जिसमें 77,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जान गंवाती है। देश में सर्वाइकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं कराती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि कम से कम 70% महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV का टीका बहुत असरदार है। यह खासकर 9 से 13 साल के बच्चियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब वो बड़ी हो रही होती है। हालांकि 25 से 45 तक की महिलाओं के लिए ये टीका लगवाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कई तरीके हैं, उनमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कारगर है।